हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैली मॉर्गन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क। तो ये उनका वर्क है माय प्लेस फ्रेंड्स। तो ये इनका मेमोयर है। तो इससे पहले जान लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फ्रेंड। जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी एंटायर लाइफ को अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या करता है या फिर अपनी लाइफ राइटिंग में उसको कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी कोई स्पेसिफिक पीरियड को कवर करता है, मतलब अपनी लाइफ राइटिंग में वो अपने स्पेसिफिक पीरियड को कवर करता है, तो उसे मेमोयर कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिसको आप लोगों ने याद रखना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि जो सैली मॉर्गन थी उनको वो कौन थी। तो सैली मॉर्गन जो है वो एबोरिजिनल वुमेन राइटर हैं। और इनका बॉर्न हुआ था 1951 में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में इनका बॉर्न हुआ था। और इन्हें जाना जाता है अपने वर्क माई प्लेस के लिए। मेमोयर इनका वर्क जो है वो ये मेमोयर है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। माई प्लेस इनका सिग्निफिकेंट वर्क है। ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का जो लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री में इनका जो वर्क है वो सिग्निफिकेंट वर्क है। सैली मॉर्गन को बचपन से ही अपनी फैमिली की जो हिस्ट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो उसके बारे में डिस्कवरी करना चाहती थी कि एक्चुअली जो उनका रूट क्या है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी पहचान क्या है। धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, वो एक एक्सटेंसिव रिसर्च करती हैं। वो अपनी फैमिली की जो हिस्ट्री है उसके छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो छोटी छोटी बातें थी उनको वो इकट्ठा करनी शुरू हो जाती हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स के वो इंटरव्यू लेती हैं, अपने एंसेस्टर्स के इंटरव्यू लेती हैं, खुद रिसर्च करती हैं। और फिर उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि उनका जो भी ये जो एबोरिजिनल लोग हैं तो इनका रूट जो है वो क्या है, इंडिजीनियस। तो एंड में वो जान लेते हैं कि उनकी पहचान क्या है, वो इंडिजिनियस पीपल हैं, उनकी हेरिटेज इंडिजिनियस है और वो खुद क्या है, एक इंडिजिनियस वुमेन है। बाद में फिर उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है इस बात पे कि वो इंडिजिनियस वुमेन है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इंडिजिनियस और एबोरिजिनल में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स जो इंडिजिनियस और एबोरिजिनल टर्म्स हैं इनको कहीं कहीं इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। मतलब कहीं इंडिजिनियस की जगह एबोरिजिनल या फिर एबोरिजिनल की जगह आपको इंडिजिनियस टर्म को यूज़ किया हुआ मिलेगा। तो इंटरचेंजेबली तो इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो उस डिफरेंस को जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स जो इंडिजिनियस टर्म है, इंडिजिनियस टर्म है फ्रेंड्स, तो इसको ग्लोबली जो किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इंडिजिनियस टर्म को ग्लोबली किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर लोगों को, जो पीपल हैं इंडिजिनियस लोग हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जबकि जो एबोरिजिनल टर्म है फ्रेंड्स, तो ये कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं तो उनके लिए, जो स्पेसिफिक जो कल्चर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो अब स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल या फिर कैनेडियन जो एबोरिजिनल है, तो इनके लिए जो है वो एबोरिजिनल टर्म का यूज़ किया जाता है। जबकि जो इंडिजिनियस है ये ग्लोबल टर्म है। इंडिजिनियस का मतलब होता है कि किसी भी देश के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं तो वो इंडिजिनियस लोग हैं उस देश के। वो मतलब कोई भी वो सेटलर नहीं है या कोलोनाइजर्स नहीं है, कहीं से आके वहाँ पे वो सेट नहीं हुए थे, बल्कि उनके मतलब उन्होंने अपनी सेटलमेंट वहाँ पे नहीं करी थी, बल्कि वो उसी देश के थे। वहाँ की वो इंडिजिनियस लैंग्वेज और कल्चर को फॉलो किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे कौन लोग पहुँचे, वो सेटलर लोग पहुँचे, तो उन्होंने उनके कल्चर को और उन लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो एबोरिजिनल जो टर्म है, तो वो किसी भी देश के जो नेटिव लोग होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सैली मॉर्गन थी, जब उसने ये जान लिया कि वो एक एबोरिजिनल वुमेन है, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। और इनके वर्क के लिए उनको और उन्होंने ये वर्क जो है वो लिख डाला माई प्लेस। तो उनके वर्क के लिए उनको अवार्ड्स भी मिले हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने 2 अवार्ड्स को रेफ़र करा हुआ। तो ये हैं
ह्यूमन राइट्स अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर अवार्ड। इसके बाद हम लोग इनके थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उनका जो वर्क है उसका मेजर थीम है आइडेंटिटी। तो जैसे कि आपको पता है कि उनको बचपन से ही अपनी जो इंडिजिनियस लोग थे, जो एबोरिजिनल लोग थे, तो उनके हिस्ट्री के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत शौक था। तो वो फिर वो डिस्कवरी करती हैं और उनको पता चलता है कि क्या आइडेंटिटी है उनकी और उनके जो एंसेस्टर्स हैं। कल्चर हेरिटेज, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, हीलिंग, फैमिली एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन एंड ग्लोबलाइज जनरेशनल ट्रॉमा। तो फ्रेंड, जनरेशनल ट्रॉमा में क्या आता है कि जैसे कि पता है कि जैसे जो सेटलर लोग थे ना, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर गए, तो उन्होंने वहाँ के जो कल्चर थे, लोग थे, तो उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनकी लैंड को अपने हक में कर लिया, उनके जो बच्चों को उनसे छीन लिया, उनको सिविलाइज करने के नाम पर, और उनको फॉस्टर हाउसेज में या फिर वाइट लोगों की फैमिली में रखा जाता था, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो इससे एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको एक ट्रॉमा जो है वो फेस करना पड़ता था। तो इसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन में क्या बताना है आपने कि जो कोलोनाइजर्स थे, जैसे आए वो उस धरती पे, तो उन्होंने उन लोगों के साथ वायलेंस की, इनजस्टिस किया उनके साथ, और उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। फैमिली और कम्युनिटीज़ में जो शैली मॉर्गन है, उन्होंने बताया कि उनकी जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो उनकी पीढ़ियाँ थी, तो वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड थी एक दूसरे के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी। और फिर जो एबोरिजिनल लोग थे, तो धीरे धीरे जब उनके अंदर अवेयरनेस आने लगी, तो उन्होंने क्या किया, जो लाइफ राइटिंग के ज़रिए अपने जो उनके साथ जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुई, जहाँ उनके साथ जो भी अन्याय हुआ, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो शैली मॉर्गन का वर्क है, तो उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उनके वर्क में। तो सबसे पहले आती हैं शैली मॉर्गन खुद, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस वर्क की, और जो कि सेल्फ डिस्कवरी करती हैं और अपनी पहचान के बारे में पता करती हैं, अपने एंसेस्टर्स की पहचान के बारे में। उसके बाद उनकी जो डेजी हैं, ग्रैंड मदर हैं, इनकी काफ़ी हेल्प करती हैं, इनकी सेल्फ डिस्कवरी में, और रिकनेक्ट होने में मदद करती हैं अपने इंडिजिनियस एंसेस्टर्स से। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने में। ग्लैडी कोरोना उनकी मदर हैं। तो पहले तो वो क्या करती हैं कि इस बात को वो सीक्रेट रखती हैं, क्योंकि जो भी एबोरिजिनल पीपल थे, तो उन्होंने अपने जो नई पीढ़ियाँ थे, तो उनसे ये बात सीक्रेट रखी थी कि वो इंडिजिनियस पीपल हैं, क्योंकि जैसे कि जो इंडिजिनियस पीपल थे, उनको क्या करना पड़ता था, बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, अपने बीते हुए समय में बहुत अन्याय का सामना करना पड़ा था। तो ये बात वो अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते थे। यही राज था जो कि उन्होंने छुपा कर रखा था, और शैली मॉर्गन को इस राज के बारे में नहीं पता था। तो इसलिए उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की, और जो भी रिसर्च थी अपनी फैमिलीज़ के बारे में की, अपने एंसेस्टर्स के बारे में, और माई प्लेस जो है वो वर्क लिख डाला। तो पहले तो वो उनसे छुपा के रखती हैं एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को, लेकिन बाद में वो रिवील कर देती हैं कि उनकी पहचान क्या है। ऑर्थर कोरोना जो उनके ग्रैंडफादर हैं, तो उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है उस रेशियल डिवाइडेड सोसाइटी में, तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं शैली मॉर्गन की, उनके वर्क को लिखने में, या फिर उनकी रिसर्च और डिस्कवरी में काफ़ी हेल्प करते हैं। ऑर्थर जूनियर, जिनको उनके चाचा हैं शैली मॉर्गन के, तो उनको भी इनजस्टिस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है उस सोसाइटी में, तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं। ग्लोरिया जो कि उनकी कज़िन है, इंटरेस्ट दिखाती है उनकी इस रिसर्च में, और उनकी हेल्प भी करती है इस वर्क को लिखने में। इसके बाद उन्होंने फिर बहुत सारे जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनके इंटरव्यू लिए, और एंड में जाकर उन्होंने अपना वर्क लिख डाला। तो इस तरह से उनका जो एक मास्टरपीस बनकर आया माई प्लेस, और इसको वर्ल्ड लेवल पे जो है वो ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन मिली। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़